नमस्कार मित्रों, मैं हरेश प्रसाद और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। और आज के इस एपिसोड में हम आपको कहानी सुना रहे हैं मन्नू भंडारी की कहानी अकेली। एक बुढ़िया की बहुत मार्मिक कहानी है। एक मिलनसार बुढ़िया जो सबसे मिलती जुलती है, सबके यहाँ जाती है आती है, लेकिन एक दिन अपने खास उसको शादी के विवाह के फंक्शन में उसे कोई नहीं बुलाता और वह इंतज़ार करती रह जाती है। तो आइए, कहानी थोड़ा लंबी है लेकिन अंत तक देखिएगा वीडियो को, बहुत मार्मिक कहानी है। तो शुरू करते हैं कहानी। सोमा बुआ बूढ़ी हैं, सोमा बुआ परित्यक्ता हैं, सोमा बुआ अकेली हैं। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे घर बार छोड़कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों में उनके जीवन के एक रास्ता में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूँ हर साल उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी अपने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता। उस सन्यासी महाराज से यह भी ना होता कि सोमा बुआ से 2 मीठे बोल बोलकर सोमा को संबल ही पकड़ा दें, जिसका आसरा लेकर वे उनके वियोग के 11 महीने काट दें। इस स्थिति में बुआ को अपनी ज़िंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और छाती फाड़ कर काम करती। मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही हैं, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही हैं और बड़बड़ा रही हैं। इस 1 महीने में अन्न अव्ययों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे सजीव और संकीर्ण हो उठती है। तभी हाथ में फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो इन्हें नहीं सुहाता। कल चौके वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी की न्योता थी। मैं तो जानती थी कि पैसे का गुरूर है कि मुंडन पर सारे बिरादरी को न्योता है, पर कहाँ वह नई नवेली बहू संभलेगा नहीं तो चली गई। हुआ भी वही, बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम ढंग से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बनी गा रही थीं। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही पहले का दुख और आक्रोश घुल गया। अपनी सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्ठी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए गए और इतने बना दिए गए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में पूरी न पड़े। उसी समय मैदा सान कर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा आज तुम न होती तो भदर उड़ जाती। अम्मा ने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही के काम न आवेंगे तो बाहर से कोई थोड़ी आवेगा। ये तो आज कल इनका रोज ही
रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो सवेरे चली जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगता क्या बुआ? यूँ तो मैं आऊँ जाऊँ सो इन्हें बिल्कुल नहीं सुहाता। कल किशोरी जी के यहाँ बिन बुलाए चली गई थी। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा, वे लोग तो अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भट्ठी और भंडार घर सौंप दे, पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे तुम जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है, और एकाएक उन्हें कोद भरी बाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अरे रोती क्यों हो बुआ? कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने ही तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या, सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता ही नहीं है। तो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं। इन्हें तो नाते रिश्ते वाले से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं तूड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चलेगा? मैं तो कहती हूँ जब पल्ला पकड़ा है तो अंत तक साथ रखो, सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा यश यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी इनके नाम को रोया करूं। उस पर से कहीं आऊं जाऊं तो यह भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि तुम बिना बुलाए वहाँ चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान कर बैठ जाती, फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम न रखे तो 10 बुलावे पर न जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिना बुलावे भी सिर के बल जाऊँ। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती? मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और वे रोती रोती हिचकियाँ लेने लगी। सूखी पापड़ों को बटोरते बटोरते स्वर को कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। लो अब चुप हो जाओ, पापड़ भून कर लाती हूँ, खा कर बताना कैसा है। और वह साड़ी समेट कर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़ी प्रसन्न मन से आईं और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी की बात तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर है तो समधी ही। वे बुलाए बिना नहीं मानेंगे, समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मूल उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो जरूर पहुंची थी, फिर भी प्रसन्नचित्त वह इधर से उधर जाकर विवाह की खबरें लाती। आखिर एक दिन वह यह भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए हैं और जोर शोर से विवाह की तैयारियां चल रही हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों पैसे वाले जो ठहरे, क्या जाने हमारे घर बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को गए 25 वर्ष हो गए हैं। उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रहा। रखे भी कौन, ये काम तो मर्दों का होता है, और मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ,
तुम्हारा नाम कैसे नहीं होएगा? तुम तो समधिन ठहरी, संबंध ना रहे कोई रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। बुआ, नाम है तुम्हारा, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे एकदम आगे सरक कर बुआ ने पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है ना? नाम तो होना ही चाहिए था, पर मैंने सोचा क्या जाने आज के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो ना हो। और बुआ बिना वहाँ 2 पल रुके चल पड़ी। अपने घर आकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ गई। क्यों रे राधा, तू तो जानती है कि नए फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब तो बनने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी हैं। सब कुछ बना बनाया ही खरीद लाना है। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा या सिंगारदान या कोई और चांदी की चीज़ें? मैं तो कुछ भी नहीं समझूं रे, जो कुछ पास है ला कर तुझे देती हूँ। जो तू ठीक समझे ले आना, बस भद नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा बस देखती हूँ रुपये कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आ गईं। 2-3 कपड़ों की गठरिया हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाल लिया। बड़ी जतन से उसे खोला। उसमें 60 रुपये, कुछ रोजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 60 रुपये निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने रुपये से तो बिंदी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर पड़ गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी जो उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी उठाते समय उनका दिल एक बार धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपया और वह अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चल पड़ी। इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति भी शिथिल थी। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे यहाँ कौन कमाने वाला बेटा है? उस कोठी का किराया आता है, उसमें तो 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा हाथ भी तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, तो मैं खाली हाथ चली जाऊं? नहीं, इससे तो अच्छा है जाऊं ही नहीं। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं? राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा। बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग आवेंगे, उसमें समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो लोग समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। यही नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और वह आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी नेमत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती रहती है, राधा इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना। बस शोभा रह जावे, इतना ख्याल रखना। गली में भवानी चूड़ी वाली की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई।
कल समधियों के यहाँ जाना है। जेवर नहीं तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन लें। पर एक अत्यंत लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे ही क्षण अपने इस कमजोरी पर विजय पाती ही वे पीछे की दरवाजे पर पहुंच गईं और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए और सारे दिन हाथों की साड़ी के आंचल से ढकी ढकी फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देखकर और पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और ये सोचकर कि जब वे सब दे देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेंगी। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में ही उन्होंने साड़ी रंग ली थी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहन कर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंच गई। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, बड़ी चमक रहती है, पर इसमें तो चमक आई ही नहीं। तुमने कलक जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा माज देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, अच्छा रहेगा। अरे बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौक़ों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपने जवानी के दिनों में बुना हुआ एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी जी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे डाली थी। यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने विश्वास के साथ कहा। मुझे क्या बावली समझ रखा है, बिन बुलाए चली जाऊंगी? अरे सुबह पड़ोस वाली नंदा बुलावे की लिस्ट में मेरा नाम देखकर आई है और बुलाएंगे क्यों नहीं। शहर वालों को बुलाएंगे और संबंधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से इधर से उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज़ लगाई। गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते ही बुआ ने पूछा। कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता। बजे 3 ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। फिर एकाएक जाके ख्याल आया कि यह तो भाभी के प्रश्नों का उत्तर नहीं हुआ। जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक ही जाऊंगी। अब तक तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिस पर कलख लगा हुआ था और अभ्रक छिड़का हुआ था। अभ्रक के कण रह रह कर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा,
बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद से जागते हुए बुआ ने पूछा। क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयमित बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसको तह किए और धीरे धीरे हाथों की चूड़ियाँ खोली। थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़ी जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी दोस्तों? अकेली मन्नू भंडारी की कहानी थी जो हमने आपको सुनाया, और इसमें एक औरत के मन का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है इस कहानी में। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, नई कविता के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।